दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जलवायु विज्ञान का जो दूसरा दिन है यानी दूसरी क्लास है, इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास। फैक्ट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जितनी भी क्लास होगी, शायद 35-36 मिनट, 37-38 जितनी भी जाती है, ठीक है, उतने देर पूरा कंसंट्रेट होके कम कम जो सारा ध्यान है आपका इस क्लास की ओर होना चाहिए। और जब तक क्लास एंड नहीं होती है, खुद से कहना कूल बेटा कूल, एंड होने तक समझ आ जाएगा। यानी कई बार क्या होता है, हम क्लास तो शुरू करते हैं, हमें लगता है कि यार हम नहीं समझ पा रहे हैं या क्या हो रहा है। ये जिम्मेदारी मेरी है, आपके गुरु की है कि आपको क्लास एंड होने तक पूरी की पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और इसी का लिंक करके मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि वास्तव में जो ये भूगोल में जो हो रहा है, रियल में हो रहा है, वो कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, मैं सब आपको लिंक करके बताऊंगा। बशर्ते जब तक क्लास एंड ना हो, ध्यान लगाए रहना। और जहां समझ में नहीं आएगा, कॉपी के टॉप में लिख लो कूल बेटा कूल, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करना है। ठीक है, मैंने लास्ट में पहली क्लास आपको बताई थी, वो बेसिक था। एक तो काम करो, ध्यान से सुनना, साइड में एक गोला बना लो। गोले का मतलब सपोज ये आपका क्या है, ग्लोब है, यानी जो अर्थ जिसको आप लोग मानते हैं ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ पोल, यानी ये भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हो आप लोग, ये पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये होता है। यहाँ बीच में क्या है बच्चों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये सब जानते हैं, कोई बताने की चीज़ नहीं है आपको। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जिसको आप लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान से देखना है। अब देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था, सन के बारे में बताया था, सूर्य का एक प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, क्या कोरोना होता है इसमें, क्या फोटोस्फीयर होता है, क्या क्रोमोस्फीयर होता है, उतना ही जानना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या एक चीज़ कही थी, पूरा ब्रह्मांड अगर आपसे कोई पूछेगा, पूरा अर्थ हो, वायुमंडल हो, इसकी हीट का, इसकी ऊर्जा का सोर्स क्या है बताइए मुझे। आप सबका जवाब होगा कि सन है। सूर्य नहीं होता तो कतई किसी भी सोर्स से इनको एनर्जी नहीं मिलने आ रही थी, ऊर्जा नहीं मिलने आ रही थी। ठीक, अब देखिए बाई चांस ये सन है, ठीक है, सन, यहां से क्या आनी शुरू हुई, रेज आनी शुरू हुई, यानी किरणें आनी शुरू हुई, जिसको आप लोग रेडिएशन कहते हैं, यानी सूर्य की किरणें आने लगी अर्थ में। तो बच्चों होता क्या है, जब कभी भी सन रेज आती हैं अर्थ में, जैसे ये है, ये सपोज अर्थ की सरफेस है, इस प्रकार से अगर रेज आएंगी, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, ये ऐसे आते रहती होंगी, ये इस प्रकार से आएंगी, ये इस प्रकार से आते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आएंगे। अब होगा क्या, ये सरफेस में पहुंचने से पहले, यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले, कई भाग इसका ऐसा होता है जो वायुमंडल से ही वापस भेज दिया जाता है। यानी कहने का ये मतलब है, जितना भाग आता है उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाता। यानी आपको मैं बताऊंगा, जैसे कई बार स्कैटरिंग हो गया, यानी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जैसे आया सनरेज आई, यानी जो ये किरणें हैं ये आई, रेडिएशन आया, कई बार स्कैटरिंग हो गया, यानी विकिरण जिसको आप लोग बोलते हैं। विकिरण जो होता है, जो रेडिएशन होता है, वो स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कई भाग इसका वापस चला जाता है, यानी प्रकीर्णन से, जिसको आप लोग स्कैटरिंग कहते हैं। कई भाग इसका वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं, गैसेज से मिलकर बना होता है ना, तो धूलकण गैसेज वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो सोख लेते हैं। यानी कई भागों का क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो जाता है सनरेज का। ठीक है, अवशोषण। कई पोर्शन ऐसा होता है, कुछ भाग इसका ऐसा होता है जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी प्रत्यावर्तित कर जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं, परावर्तन जिसको, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो वायुमंडल में इस प्रकार से चीजें होती हैं कि कई रिफ्लेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। किसकी, जो सन रेज है, यानी सन से निकलने वाला जो रेडिएशन है, वो कंप्लीटली अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ज्योग्राफी के अंदर, जिसको बोलते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ध्यान से सुनना, ठीक है, हीट बजट ऑफ अर्थ। तो आपको नोट करके लिखना है, इधर नोट करके लिख लीजिए, पहले अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए, सूर्य से आने वाला विकिरण, पूरा लिखना, सूर्य से आने वाला विकिरण वायुमंडल, ये पृथ्वी की सतह से पर पहुंचने से पहले प्रकीर्णन, अवशोषण व परावर्तन के द्वारा क्या हो जाता है, वापस भेज दिया जाता है, या इनके कारण सतह पे नहीं पहुंच पाता। तो आपको सीधे सीधे लिखना है, सूर्य से आने वाला विकिरण पृथ्वी की सतह पर आने से पहले
प्रकीर्णन, अवशोषण व परावर्तन द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको सतह पे पहुंचने से रोक दिया जाता है, यानी कंप्लीट नहीं पहुंच पाता, कुछ ही हिस्सा पहुंचता है, वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि हाँ जितना आता है वो सारा यहाँ नहीं पहुंच पाता उसमें। अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसा होता है, ये आप लोग खुद ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ गैसेज हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करेंगी, कुछ एब्जॉर्ब करेंगी, कुछ वापस भेज देंगी, कुछ ही भाग यहाँ पहुंच पाएगा। इसके लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको बोलते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ये तो मैं जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक है, नोट करके लिखना आप लोग, ऊष्मा बजट यानी हीट बजट ऑफ अर्थ। इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, अभी वन लाइन है। ठीक है, अभी डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ वन लाइन है। देखो इसमें होता क्या है, सन से आने वाला जो रेडिएशन है, यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सपोज 100 यूनिट सूर्य से आया, 100 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहां से आए, सन से आए। जब ये 100 यूनिट आना शुरू हुआ, इसमें से क्या हुआ, कई भाग अर्थ के पे पहुंचने से पहले वो क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया, चाहे वो किसी भी मीडियम से किया हो। तो माना 35% भाग, यानी 35 यूनिट क्या कर दिया, 35 यूनिट क्या कर दिया। इसको तीन चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, या तो स्कैटरिंग हो सकती है, प्रकीर्णन, या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अवशोषण, या तीसरा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर दिया सपोज। ठीक है, 35 यूनिट पृथ्वी की सतह पे पहुंचने से पहले ही वायुमंडल ने क्या कर दिया, उसको वापस भेज दिया। तो कितना यूनिट अर्थ पे पहुंचता है, देखो इससे आगे ये गया लगभग 65 यूनिट अर्थ पे पहुंचा। ठीक है, यानी 65 यूनिट अर्थ की सतह, सरफेस पे पहुंचा, क्या, सन जो सूर्य से आने वाला। अब 65 यूनिट पृथ्वी की सतह पे पहुंच रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा, यही 35 यूनिट ये क्या कर देगा, निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में क्या बन जाता है, रेडिएशन करने वाली यूनिट बन जाती है। जब वो सन से आने वाली रेडिएशन होती है, जितना इसको मिलता है, ये लास्ट में इतना फिर वायुमंडल में भेजता है, यानी 65 यूनिट इसको मिली। उसके बाद कितना, 65 यूनिट का ही क्या कर दिया गया, 65 यूनिट ही क्या कर दिया गया, निष्कासन, यानी निष्कासन मतलब उसको निकाल दिया गया, यानी उसको अर्थ ने क्या कर दिया, निकाल दिया। यानी सन से कितना यूनिट मिला, 100 यूनिट मिला। कितना यूनिट अपने आप में वायुमंडल द्वारा वापस भेजा गया, 35 यूनिट, चाहे वो अवशोषण के माध्यम से हो, या मतलब प्रकीर्णन के माध्यम से हो, या अपने आप में रेडिएशन मतलब कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से हो। तो 65 यूनिट किसको मिला, अर्थ को, पृथ्वी को मिला, और पृथ्वी ने इसी 65 यूनिट को फिर बाहर निकाल दिया, यानी वायुमंडल में पुनः भेज दिया, निष्कासन कर दिया, कहाँ, ये वायुमंडल में चला गया। ठीक है, दोबारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में, और ये वायुमंडल ने किया है, ये वाला भी किसने किया, वायुमंडल ने। तो इसी को बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी जितना यूनिट पृथ्वी को ने एब्जॉर्ब किया, उतना ही पृथ्वी ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, वायुमंडल में भेज दिया। तो इसी को बोला जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब ये 35 यूनिट चला गया, वापस चला गया यहां पहुंचने से पहले। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना, जो ये 35 यूनिट वापस भेजा गया है, किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, इसके लिए कुछ ना कुछ चीज हमारी यूज होती है। उसको लिए हेडिंग लिखना है आपको, एल्बिडो। क्या लिखोगे, एल्बिडो, एल्बिडो हेडिंग लिखो। ब्रैकेट में लिखो आप लोग क्या, परावर्तित गुणांक। क्या लिखोगे, परावर्तित, ध्यान से, ठीक है, परावर्तित गुणांक। अब देखा, अगर आपसे कभी पूछेगा कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, क्या समझते हो, बोलना 100 यूनिट आया, 35 यूनिट एटमॉस्फेयर ने पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, 65 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, वही 65 यूनिट अर्थ ने निष्कासित कर दिया, यानी अर्थ को जितना मिला उतना ही उसको निकाल दिया। और वो वैल्यू कितनी है पूछता है, तो आप लोग 65 यूनिट, लगभग 65 यूनिट जितना भी आए। ठीक है, अब आता है बच्चों एल्बिडो, परावर्तित गुणांक। ये क्या होती है, इसको इंपोर्टेंट कर देना है आपने। ठीक है, इसको क्या करोगे, इंपोर्टेंट। अब एल्बिडो मतलब परावर्तित गुणांक का ये मतलब है, एक रेशियो है, एक अनुपात है, किसका, जितना रिफ्लेक्ट कर दिया गया पहले अर्थ में पहुंचने से पहले, और जितना इसने प्राप्त किया, उसका जो रेशियो है उसको बोला जाता है एल्बिडो, यानी परावर्तित गुणांक। तो इसमें यह लिखना है, परावर्तित सौर ऊर्जा, यानी रिफ्लेक्टेड जो सन रेज हैं, यानी परावर्तित सौर ऊर्जा, रिफ्लेक्टेड जो है, और किसका, कुल प्राप्त सौर ऊर्जा, यानी जितना टोटल प्राप्त हुआ उनका जो है अनुपात है। तो क्या लिखोगे, परावर्तित सौर ऊर्जा, यानी जो रिफ्लेक्ट है, ठीक है, परावर्तित सौर ऊर्जा व कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का अनुपात, कुल प्राप्त, ध्यान से, ठीक है, सौर ऊर्जा का अनुपात। ऐसी क्लासेस आपको बहुत कम मिलेंगी बच्चों, जो पूरा ध्यान से इतना आपको पढ़ा रहा है, तो आपको इसको सिर्फ सीखना है। तो परावर्तित सौर ऊर्जा जितनी हुई और जितना टोटल प्राप्त हुआ, उसका जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है एल्बिडो। और ध्यान रखना, इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, लिखो, इस एक्सप्रेस कैसे किया जाता है,
इसको एक्सप्रेस मतलब कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको या तो दशमलव पॉइंट में दर्शाओगे या फिर इसको परसेंटेज में दर्शाओगे, यानी इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और जो एवरेज अपने आप में एल्बिडो होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, पृथ्वी का औसत परावर्तित गुणांक अगर किसी दिन पेपर में पूछ दिया, उस दिन वहीं के वहीं बेहोश होकर आओगे, प्राण वहीं त्याग दोगे, क्योंकि ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का औसत परावर्तित गुणांक लिखो, पृथ्वी का एवरेज, पृथ्वी का औसत एवरेज परावर्तित एल्बिडो, ठीक है, परावर्तित गुणांक एल्बिडो लिखे मैंने, ए लिख दिया। ये होता है अपने आप में 0.35 या 35%। इसको इंपोर्टेंट कर देना कि कभी अगर पेपर में पूछेगा कि पृथ्वी का औसत परावर्तित गुणांक यानी एल्बिडो कितना होता है, 0.35 या 35%। ध्यान रखना, ये क्यों दिखाया अभी बताया कि दशमलव में दिखा सकते हैं, पॉइंट लिखा है, या परसेंटेज में दिखाते हैं परसेंटेज। यही एल्बिडो इधर दिख रहा है, देखो 35 यूनिट पहुंचने से पहले ही वापस कर दिया गया। इसी को बोला जाता है परावर्तित गुणांक, यानी ये जो यूनिट है इसको बोला जाता है एल्बिडो, यानी यही अपने आप में क्या है, एल्बिडो है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का ऊष्मा बजट और एल्बिडो क्या होता है, किसी भी केस में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम में देने बैठे हो। जब मैं आपको टेम्परेचर पढ़ाऊंगा अभी कुछ अगली क्लासेस में, तब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इतना आपके समझ आ गया होगा एल्बिडो। अब देखो, अब इसको कोई ना कोई चीज प्रभावित करती है बच्चों, एल्बिडो को, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया, दोबारा बना दूंगा। एल्बिडो क्या होता है, जो पृथ्वी की सरफेस है ना, सरफेस सतह, उसका अलग अलग रूप या वायुमंडल, इसको एल्बिडो को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे हिमाच्छादित इलाका है जहां बर्फ पड़ी रहती है, वहां का एल्बिडो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चिकनी सतह होती है, जो चमकीली सतह होती है, उसका एल्बिडो ज्यादा होता है। यानी सूर्य की किरण वहां रिफ्लेक्ट होने से पहले ही वापस भेज दी जाएंगी, यानी वो चिकनी सतह उसको ज्यादा अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं। यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी आपको एक पॉइंट लिखना है, एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान से सुनना, एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज नोट करके लिखनी है आपको। नोट करो, पहले नोट करके इस प्रकार से लिखो, ठीक है। नोट करके क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। एल्बिडो का मतलब मैंने आपको बताया, यानी कभी भी, यानी परावर्तिता यानी ज्यादा होगी। यानी एल्बिडो अगर ज्यादा है, हमेशा देखना ऊपर की ओर है, ठीक है। यानी एल्बिडो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी ने जो सनरेज है उसको एब्जॉर्ब कम किया होगा, ज्यादा किया होगा, कम किया होगा, क्योंकि ज्यादा भाग तो परावर्तित हो गया, यानी निकल गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कभी भी परावर्तिता अगर ज्यादा है, एल्बिडो ज्यादा है, तो सनरेज का अवशोषण क्या होगा, सौर ऊर्जा का अवशोषण कम होगा। सौर ऊर्जा का अवशोषण, क्यों? क्योंकि पहले ही वापस भेज दिया तो अवशोषण तो कम ही होगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा का अवशोषण कम होगा। ये इसके बाद का पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, अब इसके बाद अगला आएगा। जैसे ही सौर ऊर्जा का अवशोषण पृथ्वी की सतह पे कम होगा, तो तुरंत अपने आप में क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। यानी तापमान की वैल्यू, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एल्बिडो ज्यादा है तो तापमान कम होगा, एल्बिडो कम है तो तापमान ज्यादा होगा। खुद ही सोचो ना, अगर रिफ्लेक्ट होने वाला प्रकाश ज्यादा है तो टेम्परेचर खुद ही कम होगा, और रिफ्लेक्ट कम हो रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा नीचे मिल रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एल्बिडो का टेम्परेचर के साथ इन्वर्सनली, मतलब इन्वर्स संबंध होता है, यानी अपने आप में उल्टा संबंध होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ध्यान से सुनना। अब देखना, कई बार क्या आता है, हिमाच्छादित सतह होती है, जैसे ध्रुवीय इलाके हैं, यानी ये एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक यहीं पे लिख दो, एल्बिडो को प्रभावित, यानी इसको किस किस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रभावित करने वाले फैक्टर, करने वाले कारक, ठीक है। करने वाले कारक क्या क्या हैं, एल्बिडो को कौन कौन से कारक जो हैं ये इसको प्रभावित करते हैं। जैसे इसके अंदर आपको ये समझना है कि इसको प्रभावित क्या क्या है, जैसे अवशोषण कितना हो रहा है, सतह का रंग कैसा है, सतह का चिकनापन कैसा है, ये यानी ये किस किस से, अवशोषण कितना हो रहा है, यानी एब्जॉर्ब कितनी हो रही है किसी जगह पे, ठीक है। और उसके अलावा सतह का रंग कैसा है, काला है, नीला है, हरा है, लाल है, सतह का रंग। या इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट होता है वो चिकनी सतह, यानी हिमाच्छादित, जो हिम यानी बर्फीली सतह है, ठीक है।
चिकनी सतह आदि, ये बेसिकली ऐसी चीज है जो एल्बिडो को प्रभावित करते हैं। जैसे अवशोषण, अब अवशोषण में कहीं कहीं पे देखा होगा चौड़ी पत्तियां होती हैं, कहीं नुकीली पत्तियां होती हैं, कहीं छोटी पत्तियां होती हैं। तो चौड़ी होंगी ज्यादा अवशोषित करेगा, यानी जिन इलाकों की वनस्पति में चौड़ी पत्तियां हैं वहां ज्यादा अवशोषित कर सकता है, नुकीली में थोड़ा कम, छोटी में कम। तो एल्बिडो ऐसे इस इलाके में जहां बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां ज्यादा एब्जॉर्ब कर देगा तो ठीक ठाक टेम्परेचर मिलेगा, यानी अपने आप में ऊपर ही एब्जॉर्ब कर दे रहा है, धरती में पहुंचने से पहले पेड़ ही एब्जॉर्ब कर दे रहा है, तो तापमान नीचे कम होगा। जहां नुकीली पत्तियां होंगी तो उनमें एब्जॉर्प्शन कम होगा, नीचे पृथ्वी की सतह पे आएगा तो ज्यादा प्रकाश मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ठीक है। इसमें सतह का रंग लाल, पीला, काला, हरा कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना छोड़ रहा है। हिमाच्छादित, ध्यान से रखना है, जो चिकनी सतह है ना, जो हिमाच्छादित यानी हिम से ढकी हुई जो चादर है, यानी जहां हिम पड़ा है यानी बर्फ पड़ा है, उसका एल्बिडो हाई होता है, यानी वो वापस ज्यादा भेजता है। इसीलिए जो ध्रुवीय इलाके हैं जहां बर्फ पड़ती है वहां सूर्य का प्रकाश आता है तो चिकनी सतह होने के कारण वापस चला जाता है। तो इसीलिए वहां एक कारण ये भी है कि ठंड रहती है, वहां बर्फ के कारण भी ठंड रहती है, यानी एक ही कारण नहीं है, उनमें से एक कारण है, ठीक है। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है। आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। और नोट करके एक और पॉइंट लिखो, वायुमंडल में जलवाष्प व बादलों की एल्बिडो सर्वाधिक होता है। क्या क्या लिखोगे? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प व किसका, जलवाष्प व बादलों की एल्बिडो अधिक, बादलों का एल्बिडो अधिक, ठीक है। ए अधिक होगा इनका, किनका? वायुमंडल में जलवाष्प व बादलों का एल्बिडो अधिक होगा। इसीलिए जलवाष्प में जैसे ही ऊपर से किरणें आई, जलवाष्प होगा, वेपर होगा, तो वो टकरा के वापस चले जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी नीचे पहुंचने ही नहीं देगा। इसके अलावा बादल, बादल होंगे तो नीचे नहीं पहुंचेगा। तो कभी भी ध्यान रखना, जिन इलाकों में ज्यादा जलवाष्प होगा, जिन इलाकों में बादल लगे होंगे, वहां नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो एल्बिडो यानी परावर्तित हो जाता है। एल्बिडो और का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, साथ साथ ही आपको पृथ्वी का हीट बजट समझ आ गया होगा। अब आपको हेडिंग डालना है तापमान, जहां से आपका जलवायु विज्ञान शुरू होता है। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि पूछो मत कि कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ध्यान से डालना, हेडिंग डालना टेम्परेचर, तापमान। क्या डालोगे? तापमान। अब ये जो तापमान है बच्चों, ये कोई फिजिक्स वाला टेम्परेचर नहीं पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे हो। इस तापमान के हमने अंदर क्या पढ़ना है आपको पता है? इस तापमान से हमने ये देखना है कि कारण क्या है, यानी इस तापमान के कारण हुआ क्या है, इस तापमान के कारण सतह पे क्या होता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। हमने ये वाला टेम्परेचर पढ़ना है, हमने ये नहीं पढ़ना कि तापमान क्या है, हमने ये देखना है इस तापमान के कारण हो क्या रहा और उस होने से क्या प्रभाव पड़ रहा। समझ रहे हो? कॉज क्या हो रहा है इस टेम्परेचर के कारण, मैं टेम्परेचर नहीं पढ़ाऊंगा, टेम्परेचर से क्या हो रहा है, यानी उसका कारण पढ़ेंगे कि क्या हो रहा और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा। हमने क्लासेस में ये देखना है इस टेम्परेचर वाली क्लास में, और यहां से आपका जो है क्लास में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट आपका अब शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले तापमान हेडिंग डालने के बाद लिखो आपतन कोण, तापमान हेडिंग डालने के बाद लिखो टेम्परेचर, ठीक है। इसमें तीन चीजें पढ़नी बच्चों, एक तो हमने पढ़ना है आपतन कोण, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। आपतन कोण सबसे पहले हमने इसके अंदर देखने हैं। इसके अलावा हमने कुछ और चीजें दिखनी है, जिसमें हमारा आएगा अक्षांशी स्थिति कहीं किसी जगह की कैसी है, या इसके अलावा दिन का समय कितना है, या इसके अलावा हम देखेंगे जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है, घूर्णन कर रही है, उसका भी प्रभाव देखेंगे। तो इस तापमान के अंदर सबसे पहले हेडिंग हमने पढ़ना है आपतन कोण। तो हेडिंग डाल, तापमान डाल दिया होगा आपने टेम्परेचर, तो पहला हेडिंग डालो आप लोग आपतन कोण, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण किसका मतलब समझ रहे हो कि कौन बना रहा है एंगल, किसके लिए एंगल लिख रहा हूं मैं, ये सन से आने वाली रेज का पृथ्वी की सतह पे जो एंगल बनता है उसके लिए यूज कर रहा हूं आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें एक लाइन लिखो, पृथ्वी की सतह व सौर विकिरण के मध्य बनने वाला कोण, यानी पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह सरफेस, ठीक है, वह सौर विकिरण, वह सौर विकिरण सनरेज के मध्य बनने वाला कोण, विकिरण के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण अपने आप क्या कहलाता है, तो आपतन कोण कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको यहां से समझाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण क्या होता है, पृथ्वी की सतह व सौर विकिरण के मध्य बना कोण, ठीक है। इसके आगे देखो क्या है, तो पृथ्वी की सतह व सौर विकिरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। इतना लिख दिया। अब इसको समझने की बारी आई। सर मजा नहीं आ रहा, समझा दीजिए थोड़ा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए कैसे समझाना है इसको। अब देखिए,
सपोज ये क्या है बच्चों, पृथ्वी की सतह है, मानते हो, और ये वायुमंडल होगा गैसों से भरा हुआ। यहाँ आपके आप में सन है, यहाँ पर क्या है, सन है। यहाँ से क्या आई होंगी, रेज आई होंगी। यानी रेज कहाँ पे आई होंगी, पृथ्वी की सतह पे। ऐसी तो आएंगी ना, ऐसे ऐसी तो आती शायद, ये सनरेज आ रही ना, यही इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी सन व पृथ्वी की सतह के मध्य बना कोण, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसी को बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण। अब बताइए मुझे, खुद दिमाग लगा के इस फिगर को देखने के बाद, ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पूरा इलाका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा एंगल आपको कहां पे दिख रहा है, यहां दिख रहा होगा, लंबवत 90 डिग्री। लेकिन इन भागों में एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए ये इसमें जहां तिरछापन हो रहा है, यानी वहां पे एंगल क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है, जहां लंबी सूर्य की किरणें पड़ रही है, लंबवत। अब मुझे बताना, जैसे ही आपने ये देखा, आपतन कोण क्या है, सूर्य व पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाला जो कोण है, यानी सौर विकिरण के द्वारा बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। यही एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आप लोग मानते हैं। अब मैं आपको इसमें समझा रहा हूं क्या होगा। देख, जैसे ही ये सर्वाधिक आपतन कोण है, यहाँ कम हो रहा है, देखिए एंगल कम हो रहा है, नहीं जैसे 90 है, ये कम होते रह रहा है। अब जैसे देखिए, यहाँ नोट करके लिखना है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है, देखिए ये 90 है, ये कम हो रहा। आपतन कोण कम होने का मतलब क्या है पता है आपको, जो सौर विकिरण है यानी सन रेज है, इसका तिरछापन ज्यादा हो गया। यानी एंगल ये बाई चांस 90 है, ये कम होगा 80, 85 या इस टाइप से, ठीक है। तो सौर विकिरण का तिरछा, ये सीधा है, ज्यादा है, ये तिरछा नहीं लग रहा आपको। यानी सौर विकिरण का तिरछापन, आपतन कोण कम है, तो इससे क्या होगा, सौर विकिरण यानी सन रेज, सौर विकिरण का तिरछापन क्या होगा, ज्यादा होगा। खुद देखिए, मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये फिगर बता रहा। जैसे ही सौर विकिरण का तिरछापन ज्यादा होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, सन रेज को वायुमंडल में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा, ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा। ये बहुत जल्दी पहुंच जा रहा, इस बेचारे को इतना तय करना पड़ा, लंबी लाइन देखो, इसको इतना ज्यादा, इसको इतना, तो इतने जितना ज्यादा उसको तय करना पड़ेगा, तो वायुमंडल की गैसेज, जलवाष्प या धूलकण उसको एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेंगी, उसको भगाएंगी भी ज्यादा। यानी पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाला टेम्परेचर प्रति इकाई क्षेत्र में, पर एरिया में जो पहुंचने वाला टेम्परेचर होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लंबी तिरछी ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, तो अपने आप में तिरछापन बढ़ रहा। तिरछापन बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र में पहुंचने वाला तापमान कम होगा। खुद ही सोचिए, दोपहर में जब खड़े होते हो अपनी जमीन पे, धूप सर के ऊपर पड़ती है, तो आपका फिगर जो है आपके सामने बनता है, मतलब नीचे। जैसे दूर दूर सुबह के टाइम पे आपकी जो परछाई बनती है वो काफी दूर बनती है। यानी मॉर्निंग टाइम पे परछाई दूर क्यों बनती है, क्योंकि तिरछी आ रही किरणें। जब सीधे आपके सर के ऊपर पड़ती तो उसी टाइम पे गर्मी भी ज्यादा फील होती होगी दोपहर के समय। तो जैसे ही तिरछापन बढ़ेगा, तिरछापन बढ़ने का यह मतलब है कि वायुमंडल में सौर ऊर्जा का अवशोषण क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इसका प्रभाव क्या होगा, वायुमंडल में सौर ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण अधिक क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा तय कर रही है। ज्यादा तय करने का मतलब है ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल गैसेज होंगे। जैसे ही अवशोषण ज्यादा होगा, तो पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र में पहुंचने वाला सौर ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाला सौर ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है, ज्यादा है, 90 डिग्री, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यही तो कंक्लूजन निकल रहा है। तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन निकला, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जिन इलाकों में सूर्य की किरणें, एंगल ऑफ इंसिडेंट लंबवत पड़ती है, वहां का तापमान अधिक होता। जहां तिरछी पड़ती है यानी आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हो गया, ये कम होते रह रहा, यहां बढ़ते रह, फिर कम हो रहा, वहां तापमान भी कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि तिरछापन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सूर्य की सतह पे पहुंचने वाला जो तापमान है वो कम हो जाएगा, तो खुद ही वहां के इलाके में गर्मी कम होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
है, ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे समझ में आएगा। अब इसी के तहत देखिए क्या लिखना है। आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ आपतन कोण ज्यादा तो पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र में गर्मी ज्यादा, आपतन कोण कम तो प्रति इकाई क्षेत्र में तापमान भी कम। इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ये सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता, इससे क्या डिपेंड होता है, क्या अक्षांशीय स्थिति कैसी होगी, यानी लैटिट्यूड कैसा होगा। ठीक है, अक्षांश स्थिति वहां की, ये किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड लिखो, प्रभाव लिखो, इफेक्ट या कुछ भी लिख लो। अक्षांशीय स्थिति, दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, क्या लिखोगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, और तीसरा दिन का समय। अब देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, तापमान का प्रभाव बता रहा हूं। ठीक है, और तीसरा दिन का समय, दिन का समय, यानी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अक्षांश स्थिति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और दिन का समय। ये तीन के तीन चीजें क्या हैं, ऐसे लिखो, तीन के तीन चीजें ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। अब कहने का ये मतलब है, जरूरी नहीं है जहां पर टेम्परेचर, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्ट होगा 90, वही सबसे ज्यादा गर्मी होगी, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। और भी कॉज हो सकते हैं, और भी प्रभाव हो सकते हैं। आपको बताता हूं उस जगह की अक्षांशीय स्थिति क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव क्या है, दिन का समय क्या है, ये सब के सब क्या करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। तुरंत आ जाते हैं हम लोग फिगर पे, और उसमें पहला लिखना आपको अक्षांशीय स्थिति कैसे इसको प्रभावित कर रही है, देखिए। ठीक है, तुरंत आ जाइए, अक्षांशीय स्थिति पहला लिखना आपको, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति यानी उसका अक्षांश क्या है, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय या अक्षांश स्थिति। अब देखिए आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति, खुद बताइए, अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ये मैंने क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, इसको मैंने क्या लिखा, 0 डिग्री इक्वेटर, ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध। ये मैंने सपोज एक बाउंड्री बना दी आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ से एक बाउंड्री बना दी, यहाँ से पड़ रही है सन रेज ये। अब बताइए, ये 0 डिग्री है, यहाँ सपोज ऐसे पहुँची, ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा। अब बताइए सन रेज को ज़्यादा ट्रेवल कहाँ करना पड़ रहा, ये देखिए सन रेज को ज़्यादा ट्रेवल कहाँ करना पड़ रहा, ये है बच्चों लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है लगभग 23.5 डिग्री साउथ। अब मुझे बताइए सनरेज को कहां पर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये 0 डिग्री के आसपास इतनी ही डिस्टेंस है। देखिए ये थोड़ा बड़ी, थोड़ा बड़ी, थोड़ा बड़ी और बड़ी, जितना ज़्यादा सनरेज को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उतना उसका रिफ्लेक्ट होगी, यानी उतनी मात्रा कम पहुंचेगी। इसीलिए 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में हमेशा गर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ज़्यादा है, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ सूर्य की किरणों को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें इन भागों में लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वर्ष भर गर्म रहता है, जिसके लिए इस बेल्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसीलिए इसको कहा जाता है। यानी 0 से 90 डिग्री के मध्य आपका क्या निकलेगा, यहाँ से 0 से 90 डिग्री जाने पर, यानी 0 से 90 या यहां जाने पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कम होता है, यानी आपतन कोण की वैल्यू कम होती है, तो यानी उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है तो उसको तापमान कम मिलेगा, यानी ईयरली एवरेज टेम्परेचर, यानी औसत वार्षिक ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इन भागों में यहाँ की कंपैरिजन में ठंडा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो इसीलिए 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ध्यान रखना, 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाने में तापमान में कमी आती है। अभी के हिसाब से ये अभी और कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो औसत वार्षिक तापमान अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ सर्वाधिक सूर्यताप कहां मिलेगा, बताओ। सब सर्वाधिक सूर्यताप आइसोलेशन, ठीक है, मतलब इंसोलेशन 0 डिग्री के आसपास से कहां मिलेगा, सीधे अपने आप में ये 23.5 डिग्री के मध्य। तो लिखो वर्ष में सर्वाधिक सूर्यताप कहां मिलेगा, सर्वाधिक सूर्यताप इंसोलेशन, ठीक है, कहां मिलेगा, 0 डिग्री के आसपास। क्यों, 0 से 23.5 डिग्री लिख दो, 0 से
23.5 डिग्री नॉर्थ व साउथ, यानी इस भाग में, इस जोन में। क्यों यहां पर जो है वर्ष भर जो है सूर्य की, ब्रैकेट में लिखो, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, इसीलिए इस इलाके को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी उष्ण मतलब गर्म, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। यानी अक्षांशी स्थिति का मतलब हुआ हर अक्षांश में एंगल ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग हम एक कॉज हो सकता है, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा आपतन कोण वहां तापमान कम होगा, तो ध्रुव की ओर जाने में आपका तापमान में कमी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 से लिखो एक पॉइंट, ध्रुव की ओर 0 से 90 डिग्री जाने पर, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, यानी यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, जाने पर तापमान की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो हमेशा याद रखना है यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, अपने आप में कम हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा आता है, इसको नोट कर लिया होगा ना, सेकंड क्या आता है, अक्षांशीय स्थिति के बाद जो मैंने पढ़ा रखा है वो लिखना है आपको, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। क्या लिखोगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव, ठीक है। सेकंड लिखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव लिखना है। देखिए कैसे होगा, आपको ये पता है ये क्या है बच्चों, सन है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये तो अपनी जगह स्थित है, ये कहीं घूम नहीं रहा, ये तो फिक्स है। बाकी ग्रह जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी इसके ऐसे लगाती है, यानी वेस्ट से इस टाइप से चक्कर लगा रही कौन, पृथ्वी। और ये जो रूट है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ बोला जाता है इसको हिंदी में, ये क्या है, सन है, ठीक। पृथ्वी क्या करते हैं, वर्ष भर इसका चक्कर लगाते हैं, और एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, आप सभी जानते हैं। सपोज कभी पृथ्वी यहाँ पहुंची, ये मैंने लाइन डाल दी, लाइन क्यों डाली, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे झुकी है 23.5 डिग्री, ठीक है, इसीलिए ये हुआ, और ऐसे ये क्या है, नॉर्थ पोल, उत्तरी साउथ पोल, पृथ्वी यही, ठीक है, नॉर्थ साउथ। पूरे वर्ष भर पृथ्वी ऐसे ही चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। सपोज ये कंडीशन जो है पृथ्वी की, ये वाली, ये होगी सितंबर, ठीक है, ये कौन सा महीना हो गया, सितंबर, और ये हो गया अपने आप में मार्च का महीना, ये हो गया अपने आप में दिसंबर, और ये है अपने आप में कौन सा, जून, ठीक है। यानी ये जून का महीना और दिसंबर का महीना, देखिए ये नॉर्थ साउथ के नजदीक है ना, साउथ, ये है मकर रेखा, मकर रेखा में सूर्य की किरण लंबवत, लिखो मकर रेखा में सूर्य की किरण लंबवत पड़ेंगी, सूर्य की किरण लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। इधर यहां क्या लिखोगे, कर्क रेखा में सूर्य की किरण लंबवत, कर्क रेखा पर सूर्य किरण लंबवत, क्या पढ़ेंगे, सूर्य की किरण लंबवत। यहां क्या लिखोगे, 0 डिग्री पर सूर्य की किरण लंबवत, की किरण लंबवत, और यहां भी क्या लिखोगे, 0 डिग्री पर सूर्य की किरण लंबवत, की किरण लंबवत। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये होता है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब सन घूमना शुरू किया, जैसे ही अर्थ ने घूमना शुरू किया, जब वो इस भाग में था सितंबर के महीने, तो इसकी किरणें यहां पड़ ली, यानी ये ना नॉर्थ के नजदीक है ना साउथ के, 0 डिग्री के आसपास है। ये सितंबर और मार्च में होता है। सूर्य की किरणें कहां लंबवत पड़ती है, सितंबर और मार्च के महीने में, अपने आप में 0 डिग्री पे। इसी कंडीशन को बोला जाता है विषुव, यानी इस कंडीशन को इक्विनॉक्स, लिखो इक्विनॉक्स, विषुव, और इसको भी बोलोगे विषुव, क्या बोलोगे इसको, विषुव, दोनों को क्या बोलना है, विषुव। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है विषुव या इक्विनॉक्स कौन सी कंडीशन है, विषुव कौन सी कंडीशन है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है, और वो तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या है, 23 सितंबर। तो कभी पेपर में आता है कि विषुव क्या है या इक्विनॉक्स क्या है, तो बोलोगे सूर्य की किरणें जब 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं तब इक्विनॉक्स या विषुव की कंडीशन आती है, और ये डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य की किरणें, ये साउथ या दक्षिणी ध्रुव की ओर है, यहां 0 डिग्री होना चाहिए था, इधर है गई लंबवत, यानी साउथ की ओर है, यानी मकर रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। इसको बोलते हैं शीत अयनान, क्या बोलते हैं, शीत अयनान, ठीक है। यानी अपने आप में क्या करते हैं, समर सॉल्स्टाइस, यानी समर सॉल्स्टाइन का मतलब होता है शीत अयनान। अगर कोई पूछे शीत अयनान में क्या होता है, तो बोलोगे सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, और ये जो तिथि होती है ये होती है 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर जब होगा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होगा। इसी प्रकार से इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रीष्म अयनान, यानी ग्रीष्म वो विंटर सॉल्स्टाइस है, ठीक है। ये ग्रीष्म का मतलब समर सॉल्स्टाइन,
अयनान, ठीक। इसमें क्या होगा, ये होती है डेट 21 जून की। इस कंडीशन में क्या होगा, सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ेंगी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत लिखा है, देखो जून में, ठीक है। ये 21 जून है, तो आपको समझ आ गया। ग्रीष्म अयनान क्या होता है, यानी ये समर सॉल्स्टाइन क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स विषुव कब की कंडीशन होती है ये। अब ये क्या है, पृथ्वी जो है इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो जो उसका अक्षांशी कंडीशन है, यानी जो एक स्थिति है, जैसे 23 सितंबर हुआ, 23 सितंबर को सूर्य यहां था, ठीक है, कहां, 0 डिग्री पे। फिर सूर्य मतलब सॉरी पृथ्वी ने घूमना शुरू किया। एक कंडीशन ऐसी आई कि सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, मकर रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ गई, तो उस भाग में एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होगी। इसीलिए क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जहां भारत वगैरह है, वहां दिसंबर आजकल के महीने ठंडा होता है। क्यों, सूर्य कहां है, अभी डेट लगा लीजिए, कहां है, जनवरी, कहीं यहां आया होगा, अर्थ इधर होगा, ठीक है, यहां पहुंचा होगा, और यहां से आ रहा है। जैसे ही जो 21 मार्च आएगा तो भारत में मौसम ठीक ठाक हो जाता है, बसंत ऋतु के आसपास, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। तभी तो गौर किया होगा ना सितंबर स्टार्टिंग में, मतलब सितंबर के महीने और मार्च में ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां लंबवत है, 0 डिग्री के आसपास। जब सूर्य की किरणें आपके इलाके में आएंगी, यानी लंबवत डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेंगी, तो अर्थ को क्या होगा, ज्यादा मतलब अपने आप में टेम्परेचर मिलेगा। ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो उस भाग में ज्यादा गर्मी होगी। तो भारत में आप जहां रहते हैं 21 जून के महीने कितनी गर्मी होती है, तो देखो मार्च के बाद जब पृथ्वी घूमते घूमते यहां पहुंचेगी उत्तरी गोलार्ध में, यानी कर्क रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पहुंचेगी, तो यहां सबसे ज्यादा गर्म दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्म दिन होता है 22 दिसंबर, और जो नॉर्मल है 21 मार्च और 23 सितंबर को, वहां भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरण 0 डिग्री पे क्या पड़ते हैं, लंबवत। ये चक्कर लगाने का पैटर्न है पृथ्वी का, ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ा था। अब इससे आपको क्या समझ आया, इससे यह समझ आया कि इस भाग में, यानी किस भाग में, 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें अधिकांश वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए इस भाग में टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस भाग में क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी जो सूर्य का आपतन कोण होता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए एक लाइन समझाता हूं, ये लाइन है, ये है अपने आप में ए, ये है बी, ये है सी, ये है 0 डिग्री सपोज, और ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या पढ़ ली, सूर्य की किरणें लंबवत पढ़ लिए। यहां कब पढ़ लिए, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पढ़ ली, और यहां कब पढ़नी है, अपने आप में 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत। तो खुद सोचिए, जब आपको पूरा मैंने बताया, इसका क्या कंक्लूजन निकाला आपने, कि जो सूर्य की किरणें जिन भागों में लंबवत पढ़नी, ये मैप था ना, ये ग्लोब, ये 23.5, यहां वर्ष में कहीं ना कहीं सूर्य की किरण लंबवत पड़नी है 2 बार। एक बार सूर्य यहां पे लंबवत पड़ रहा, फिर घूमते 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 फिर यहीं आ जा रहा, फिर घूमते 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 फिर यहां जा रहा, उस साइकिल को देखो, फिर घूमेगा यहां पहुंचेगा, मतलब अपने आप में पृथ्वी, फिर घूमेगा यहां। तो इन भागों में सूर्य की किरणें जो है वर्ष भर लंबवत रहती हैं, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा क्या होता है प्रभाव, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होने के कारण गर्मी ज्यादा मिलती है। इसीलिए इस भाग में क्या होता है, सर्वाधिक गर्म होता है, जिसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन जिसको बोला जाता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसीलिए उस भाग को क्या किया जाता है, बोला जाता है। ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला और अंतिम के जो है आज का कॉन्सेप्ट वो समझिए। बताइए अभी तक की क्लास से आपके क्या समझ आया। आप अगर कोई पूछेगा इक्विनॉक्स विषुव क्या होता है बता दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है बता दोगे, एल्बिडो क्या होता है बता दोगे, पृथ्वी का हीट बजट क्या होता है बता दोगे, इसके अलावा ग्रीष्म अयनान शीत अयनान क्या होता है बता दोगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसको क्यों कहा जाता है यानी ट्रॉपिकल जोन क्यों बता दोगे, किस किस तिथि को 0 डिग्री पे लंबवत, 23.5 डिग्री पे लंबवत, नॉर्थ में 23.5 डिग्री साउथ पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेगी बता दोगे, ठीक है। 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाने पर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा बता दोगे, ठीक। ये सब आपके समझ में आएगा। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट नोट करके लिखने हैं। पहला लिखो, जहां सूर्य की किरणें लंबवत वहां सर्वाधिक तापमान, नोट करके लिखना है। जहां सूर्य की किरणें, अभी बता दे कहां पढ़नी है, ठीक है। जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, किरण लंबवत के लिए ये साइन दिखा रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको 90 डिग्री, वहां सर्वाधिक तापमान, वहां सर्वाधिक क्या होता है तापमान होता है, यानी उस इलाके में सर्वाधिक क्या होगा टेम्परेचर होगा। और जहां सर्वाधिक टेम्परेचर होगा उस इलाके को बोलते हैं तापी विषुवत रेखा, यानी थर्मल इक्वेटल लाइन, यानी इसको बोला जाएगा तापी विषुवत रेखा, यानी थर्मल अपने आप में क्या इक्वेटल लाइन, ये है जैसे ये, ठीक, ये
ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 0 डिग्री। तो इन भागों में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको इसको तापीय विषुवत रेखा कहते हैं, आप समझ जाओगे। दूसरा, मौसम में भी परिवर्तन इसी वजह से हो रहा है। देखो, कभी गर्म कभी ठंडा। इससे पहले वाला फिगर जो मैंने बताया था ना, उसको देखो, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है। मैंने क्या कहा, सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है, पृथ्वी उसकी चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी का कभी कोई हिस्सा पड़ रहा सूर्य की किरणों के लंबवत, कभी कोई हिस्सा पड़ रहा, कभी जहां भारत है वो पड़ रहा, कभी जहां ऑस्ट्रेलिया है वो पड़ रहा। तो जब भारत में होगा गर्म, वहां ठंडा होगा, जब वहां गर्म होगा यहाँ ठंडा। क्यों? पृथ्वी उसके चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है, चक्कर काट रही है। इसी वजह से मौसम में क्या होता है, परिवर्तन। तो मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के परिक्रमण व अपने अक्ष पे झुकाव के कारण। लिखो, पृथ्वी के परिक्रमण व अक्ष पर झुकाव के कारण, अक्ष पर झुकाव के कारण क्या होता है, मौसम में अपने आप में परिवर्तन होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्या गया, समझ आ गया। ठीक है, अब देखना, एक पॉइंट नोट करके और लिखो, किसी भी अक्षांश पर, मतलब पूरे अक्षांश पर, यहां से यहां तक, ठीक है, ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम हो, यानी किसी भी अक्षांश पर आपतन कोण एक समान नहीं होता है। अक्षांश पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एक समान नहीं। क्यों ऐसा भी बताता हूं। ठीक है, एक समान नहीं क्यों होगा, एक समान बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पे जहां झुकी है वो अपने अक्ष पे घूम भी तो रही है। एक तो पृथ्वी का चक्कर लगा, सूर्य का चक्कर लगा रही है, साथ ही साथ अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो अक्ष पे घूम रही है, कोई भाग इधर का है, कोई इधर का है, कोई इधर का है। जब वो घूम रही होगी तो सूर्य का कभी कोई हिस्सा पड़ रहा होगा किसी अक्ष पे, कभी कोई हिस्सा पड़ रहा होगा, तो वो एक समान नहीं रहता एंगल ऑफ इंसिडेंट हर जगह। ये क्यों होता है? परिक्रमण व झुकाव के कारण, यानी पृथ्वी के परिक्रमण वो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। लिखो, पृथ्वी के परिक्रमण वो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण वो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं होगा। अब आप ये बताइए, क्या आपसे कोई ये पूछेगा कि बच्चों बताओ शीत अयनान क्या होता है, यानी जो विंटर सोल्स्टाइज क्या होता है, ये बता दोगे। शीत किस तिथि को होता है, ग्रीष्म अयनान क्या होता है, बता दोगे। और विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये भी बता दोगे, सब चीज़ें बता दोगे। ठीक है, शीत अयनान अभी डेट बताए थे, सितंबर से कब तक का शिफ्ट होता है, दिसंबर तक। यानी सितंबर से दिसंबर तक जो सूर्य की किरणें हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। यानी पहले सितंबर में 0 डिग्री पे होंगी, खिसकते साउथ की ओर 10, 15, 20, 25, 30। यानी इस इलाके में किस माह में सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, सितंबर से 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। ठीक है, यानी सूर्य की किरणें यहां लंबवत होंगी। उसके बाद क्या होगा, जब पृथ्वी की लोकेशन फिर अपने आप में जो सूर्य की किरणें की इधर पहुंच गया, जो मैंने आपको जून वाला पोर्शन दिखाया था, मतलब सितंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जब मैंने मार्च वाला दिखाया था, मार्च वाले में फिर वो सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होंगी, इस भाग में आएगा। यानी मार्च तक, मार्च आते आते इस भाग में लंबवत पड़ेगा। जैसे अभी सितंबर, सपोज सितंबर से लिया तो दिसंबर आते आते यहां लंबवत पहुंचने लगेगा, धीरे धीरे खिसक के। फिर दिसंबर क्या, मार्च आएगा, मार्च में फिर शिफ्ट होगा, मार्च में यहां पहुंच जाएगा। मार्च क्या, जून आएगा, तो जून तक यहां आ जाएगा ये इधर। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत। यानी ग्रीष्म अयनान कब होता है, मार्च से जून। इसमें क्या होगा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत लिखनी है। यानी ये कब है, मार्च से जून के मध्य। ठीक, अब जून के बाद कौन सा महीना आएगा, सितंबर आना है। फिर ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लोकेशन खिसकते। ठीक है, यहां शिफ्ट होगा, सितंबर में यहां आ जाएगा। यानी ये जो पोर्शन है सितंबर और मार्च की है। यानी कहने का मतलब सितंबर और मार्च में 0 डिग्री पे, बाकी दिसंबर और आपको मैंने बता दिया कौन सा, जून वाला। ये आप समझ गए होंगे। तो आपने ITCZ जिसकी ज्योग्राफी होगी, ITCZ एक क्षेत्र होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल सब जोन इस टाइप का, वो मैं आपको बताऊंगा। वो यही है, कभी कभी कहते हैं ना 0 डिग्री उत्तर की ओर खिसक गया, 0 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक गया, वो खिसकता नहीं है बच्चों। वो सूर्य की किरणें जब यहां लंबवत होंगी, तो जैसे सपोज इस भाग में सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी जून में, तो ये कैसा बिहेव करेगा, जैसा 0 डिग्री मार्च और सितंबर में करता है। और जब सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ेंगी तो ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे जब सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ती है वैसा ही बिहेव करेगा। इसीलिए कहते हैं वो खिसक रहा है, वो वैसे नहीं खिसक
सकता है। ठीक है, ये आपके समझ आ गया होगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो आता है आपका दिन का समय, यानी दिन का समय जो होता है ये भी तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो उस तापमान को प्रभावित करने वाला अगला कारक लिखना है आपको, दिन का समय। कुछ नहीं है, देखो ये है, ये यहां से सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, यहां क्या हुआ, सूर्यास्त हुआ, यानी सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, सूर्यास्त हो रहा है इस भाग में। ये कौन सी कंडीशन है, दोपहर है ये। अब सूर्य यहां से निकला, यहां से ऐसे यहाँ की ओर क्या हो गया, डूबता चला गया। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे होगा ऐसे लंबवत पड़ेंगी, जब यहाँ होगा ये इस प्रकार से, कहाँ सूर्य की किरणें तिरछे होती रह रही है, यहाँ से गया फिर तिरछी होगी ये। तो आपके दोपहर वाले पोर्शन पे तो इसको इतना ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है यहाँ से, लेकिन जब वो ठीक सर के ऊपर होता है तो दोपहर में सर्वाधिक गर्मी होती है, जो कि पृथ्वी जब एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कुछ टाइम होता है गर्म करने में। तो जैसे 12 बजे सपोज यहाँ पे लंबवत पड़ रही सूर्य की किरणें, तो 12 बजे सर्वाधिक गर्म नहीं होगा, 1:30-2 बजे होगा, क्योंकि पृथ्वी को भी तो गर्म होने में समय लगेगा, तब वो रिलीज करने लगेगी। जब ये यहाँ पोर्शन में जाएगा, इसके और इसके कंपेरिजन में इस भाग में आपको बहुत ज्यादा क्या होने लग जाएगी, गर्मी होने लग जाएगी। यानी दोपहर में आपतन कोण सर्वाधिक होता है और दोपहर के कुछ समय बाद गर्मी सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो लिखो दोपहर में एंगल ऑफ इंसिडेंट सर्वाधिक, सर्वाधिक होगा, इसीलिए लिखो दोपहर के कुछ समय बाद सर्वाधिक गर्मी, दोपहर के कुछ समय बाद सर्वाधिक क्या होगी, गर्मी। ठीक है, ये था आपका आज की क्लास। ठीक है, ये आपकी समझ आई होगी। इसको आप लोग भले ही जितना होगा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब वनडे एग्जाम में जो कंडीशन बताई है, जो डेट बताई है, परिक्रमण परिभ्रमण क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ये सारे के सारे चीजें आपके फैक्ट आपके तैयार हो जानी चाहिए। इस क्लास को अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी इसमें कुछ आपको नहीं करना है। इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना पूरी क्लास देखने के बाद कि समझ आई कि नहीं आई, उसी हिसाब से क्लासेस को आगे की ओर भी डील करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।